एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक इशारे पर देश की राजनीति करवट बदल लेती है। एक ऐसा नाम जो पर्दे के पीछे रहकर सरकारें बनवाता और गिराता है, जिसके दिमाग की उपज चाय पर चर्चा और रन फॉर यूनिटी जैसे अभियान करोड़ों लोगों के दिलों में उतर गई। ये कोई कल्पनीय किरदार नहीं है, बल्कि वो शख्स है जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। पर कौन है ये आदमी? संयुक्त राष्ट्र की लाखों की नौकरी छोड़कर ये भारत की राजनीति के अखाड़ों में क्यों कूदा? और अब जब वो पीआर की दुनिया छोड़ चुका है तो उसके अगले कदम से क्यों हर सियासी दल खौफ में है? जी नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर अपनी धाक जमाई, फिर अचानक राजनीति में एंट्री ले ली और अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। प्रशांत किशोर, संयुक्त राष्ट्र से सियासत के गलियारों तक एक अनूठा छलांग। बिहार के रोहतास जिले में जन्मा एक साधारण लड़का जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो देश के सबसे बड़े राजनेताओं के लिए रणनीति बनाएगा। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई, फिर पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर संयुक्त राष्ट्र में नौकरी। हैदराबाद में पहली पोस्टिंग, फिर जेनेवा में प्रमोशन। सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने प्रशांत किशोर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल 2011 प्रशांत किशोर ने 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण पर एक सर्वे किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस रिपोर्ट में गुजरात सबसे निचले पायदान पर था। यह रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची। मोदी जी ने प्रशांत किशोर को फोन लगाया और बुलाया उन्हें अपने पास और कहा कि अपनी यूएन की नौकरी छोड़कर आप मेरे साथ काम करो। आप सोच सकते हैं, एक युवा जिसकी संयुक्त राष्ट्र में शानदार नौकरी है, वो अचानक देश की राजनीति में क्यों कूदेगा? जब मोदी जी प्रशांत किशोर से कहे कि यूएन की नौकरी छोड़कर आप हमारे साथ काम करिए, तब प्रशांत किशोर ने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि मैं सीधे आपसे रिपोर्ट करूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर, रणनीतिकार का उदय, फीके फैक्टर। 2011 में प्रशांत किशोर मोदी के साथ जुड़े। गुजरात विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, प्रशांत किशोर की रणनीति ने कमाल कर दिया। 2013 में उन्होंने अपनी पहली पीआर कंपनी CAG सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की सह स्थापना की, जिसका नाम 2014 में बदलकर आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी हो गया। आईपैक ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी जैसे अभिनव अभियान प्रशांत किशोर के दिमाग की ही उपज थी। उन्होंने दिखाया कि चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि रणनीति और जनसंपर्क से भी जीती जाती है। 2014 के बाद प्रशांत किशोर सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन गए। देश के कई मुख्यमंत्री उनके क्लाइंट बने। MK स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, ये वो नाम हैं जिनकी जीत में प्रशांत किशोर की रणनीति ने अहम भूमिका निभाई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू राजद की गठबंधन की जीत में उनकी भूमिका कौन भुला सकता है? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, फिर एक बार नीतीश कुमार, आगे बढ़ता रहे बिहार, नीतीश कुमार, ये सारे नारे प्रशांत किशोर के दिमाग की ही उपज थी। प्रशांत किशोर की रणनीति और नारों ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना सब करने के बाद प्रशांत किशोर ने खुद सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला लिया। 2018 में वो जदयू में शामिल हुए और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने, लेकिन ये पारी छोटी साबित हुई। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर पार्टी के रुख की सार्वजनिक आलोचना करने के बाद उन्हें जदयू से निष्कासित कर दिया गया। ये एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक सफल रणनीतिकार जिसने इतने नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया, वो खुद अपनी राजनीतिक पारी में सफल नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि इस मामले में प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि उन्हें राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम करते हुए मोह भंग हो गया था।
दो घटनाओं ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। पहला, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार द्वारा ठेका मजदूरों को अस्थायी नौकरी देने का वादा पूरा न होना, जबकि यह घोषणा पत्र प्रशांत किशोर ने ही तैयार किया था। दूसरा, बिहार में नीतीश कुमार द्वारा 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर द्वारा डिजाइन की गई 7 निश्चय योजनाओं को कथित तौर पर पूरी तरह से लागू न करना। प्रशांत किशोर को लगा कि वो जनता को धोखा देने में सहभागी बन रहे हैं और यहीं से उन्होंने पीआर के मैदान को छोड़कर सीधा जनता के बीच जाने का फैसला किया और अपने गृह राज्य बिहार के लिए काम करने की इच्छा ने उन्हें एक नई राह दिखाई, जनस्वराज अभियान की राह। आज प्रशांत किशोर जनस्वराज के माध्यम से बिहार में एक नई राजनीति की नींव रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो बिहार के कोने कोने में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। पर क्या जनस्वराज बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? क्या प्रशांत किशोर एक सफल रणनीतिकार के बाद एक सफल जननेता बन पाएंगे? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने शुरू किया पदयात्रा। ये कोई 10-20 किलोमीटर की यात्रा नहीं, ये 4000 किलोमीटर से भी लंबी बिहार के इतिहास की शायद सबसे बड़ी पदयात्रा है। जब नेता हेलीकॉप्टर से उतरकर मंच पर भाषण देते हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार के दर्द को समझने के लिए उसके हर जिले, हर गांव को अपने कदमों से नापने का फैसला किया। ये राजनीति नहीं, ये एक तपस्या कह सकते हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ समस्या नहीं गिनते, वो समाधान भी बता रहे हैं। उनकी पदयात्रा का मकसद सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि बिहार के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो अगले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर दे। उन्होंने 10 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान भी की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, उद्योग और हर क्षेत्र के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उनका मानना है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार बदल सकता है। वे किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि सही लोगों की एक व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। उन्होंने दुनिया को अपनी रणनीति का लोहा मनवाया, लेकिन आज वे अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा अनुभव, अपनी पूरी जिंदगी बिहार की किस्मत बदलने में लगा रहे हैं। अब फैसला बिहार को करना है, क्या वो इस तपस्या में उनका साथ देंगे? क्या वो बिहार की नई सुबह के लिए तैयार हैं? एक संयुक्त राष्ट्र अधिकारी से लेकर देश के सबसे प्रभावी रणनीतिकार तक, फिर एक राजनेता और अब एक आंदोलन के अगुवा, उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार एक व्यक्ति क्यों अपने तय रास्ते से भटककर एक नई राह चुनता है, और क्या ये नई राह बिहार के लिए वाकई एक नया सवेरा लाएगी? आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।